रघु नाम का एक आदमी पत्नी रमा के साथ रहा करता था। उसको एक बेटा और बेटी थी। बेटे का नाम था संजय और बेटी का नाम था स्वाति। संजय एक बैंक में काम करता था। बैंक में संजय बहुत मन लगाकर काम किया करता था। उसका काम करने का तरीका बैंक मैनेजर को बहुत पसंद आने की वजह से बैंक मैनेजर संजय पर बहुत खुश था। एक दिन संजय के घर उसके माता पिता, अजी सुनते हो, मेरे हिसाब से हमें संजय की शादी कर देनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं संजय के लिए लड़की देखना शुरू करता हूँ। मुझे मेरे बेटे के लिए सुंदर दिखने वाली और पढ़ी लिखी बहू चाहिए। हाँ, हम वैसे ही बहू ढूंढेंगे। दोनों की बातें हो जाने के बाद रमा किचन में जाकर अपना काम करती है और रघु अपने बिरादरी में लड़की ढूंढने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसका बचपन का दोस्त श्याम भी उसी गांव में रहने आया है। रघु उससे मिलने उसके घर चला जाता है। घर पर श्याम है क्या? जी आइए ना, आपको पिताजी से कुछ काम था? मैं और श्याम बचपन के दोस्त है। वो इस गांव में रहने आया है तो सोचा उससे मिलता चलूं। आइए ना, बैठिए, मैं पिताजी को बुला कर लाती हूँ। हाँ, श्याम की लड़की तो बहुत सुंदर है और संस्कारी भी। मुझे श्याम से शादी के बारे में बात करनी चाहिए। तभी श्याम वहाँ आ जाता है और श्याम रघु से, अरे रघु, तुम, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। बताओ, घर में भाभी बच्चे कैसे हैं सब? वो सब बहुत मस्त है। तुम बताओ, तुम्हारे घर में कैसे है सब? और भाभी कहाँ है? मुझे एक ही बेटी है। तुम्हारी भाभी तो 10 साल पहले ही बीमारी की वजह से चल बसी। मुझे पता नहीं था दोस्त कि भाभी के साथ। रघु बोल ही रहा था तभी श्याम उससे बोलता है, रघु, तुम्हारा बेटा क्या करता है और बिटिया कैसी है? मेरा बेटा बैंक में काम करता है और स्वाति पढ़ाई कर रही है। दोनों की बातें हो रही थी तभी शीला वहाँ चाय लेकर आती है। रघु उसके हाथ की चाय पीकर, बहुत अच्छी चाय बनाई है बेटी तुमने। धन्यवाद चाचा, ऐसा कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। अब रघु श्याम से एक बात पूछता है, श्याम, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बना लूं। क्या कह रहे हो रघु? तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। वो तुम्हारे घर जाएगी तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। हाँ, वो मेरे घर मेरी बेटी बनकर रहेगी। हाँ, मुझे पता है। मैं अगले हफ्ते मेरे बेटे संजय और रमा के साथ शीला को देखने आता हूँ। हाँ, चलेगा, जैसे तुम ठीक समझो। चलो, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर रघु अपने घर चला जाता है और घर आकर सारी बातें रमा को बता देता है। ये सब सुन रमा भी बहुत खुश हो जाती है कि उसके बेटे के लिए वो लड़की देखने जाने वाली है। रघु और उसका परिवार श्याम के घर शीला को देखने चले जाते हैं। श्याम के घर जाने के बाद संजय शीला को देखता है और उसे शीला पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। तभी रघु संजय से, बेटे, क्या तुम्हें लड़की पसंद आई? हाँ पिताजी, मुझे लड़की पसंद है। श्याम, हम सबको लड़की बहुत पसंद है। अब हम जल्दी ही शीला को अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे। हाँ रघु, मुझे भी बहुत खुशी है कि मेरी बेटी तुम्हारे घर जाएगी। रघु अब अपने परिवार के साथ घर चला जाता है और एक अच्छा मुहूर्त देखकर उन दोनों की शादी हो जाती है। अब शीला रघु के घर की बहू बन जाती है। शीला अपने सारे काम बहुत अच्छी तरह से किया करती थी। ये सब देख उसकी सास शीला से, अरे बहू, आज खाने में क्या बनाने वाली हो? माँ जी आप बताइए, मैं बना दूंगी। कुछ भी बनाओ, तुम सभी व्यंजन बहुत अच्छी तरह से बनाती हो। माँ जी मैं करेले की सब्जी बना देती हूँ। हाँ चलेगा। ऐसा कहकर रमा पूजा करने मंदिर में चली जाती है और शीला अपना किचन का काम करती है। तभी स्वाति शीला के पास आती है। भाभी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, क्या आप मुझे दोगी? माँ घर पर नहीं है ना, इसीलिए। कितने चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें दूंगी। मुझे 500 रुपए चाहिए। ये लो 500 रुपए। और किस लिए चाहिए ये तो बताया ही नहीं। वो कॉलेज में कुछ काम है। अच्छा ठीक है। स्वाति वहाँ से चली जाती है। अब शीला अपना काम हो जाने के बाद टीवी लगाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में सास वहाँ आ जाती है और, बहू चलो, जल्दी खाना परोसो, बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ माँ जी, चलिए। ऐसा कहकर शीला और रमा खाना खा लेते हैं। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद शीला संजय से, अरे सुनते हो, आप पिताजी बनने वाले हो। सच में शीला, मैं आज बहुत खुश हूँ। चलो एक खुश खबर सबको बताते हैं। हाँ, संजय घर में सबको बता देता है कि वो बाप बनने वाला है। घर में सभी शीला का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा करते थे। कुछ दिनों बाद संजय को एक बहुत सुंदर नन्ही बच्ची हुई। ये सब देखकर सभी बहुत खुश हुए, मगर रमा शीला से, बहू, इस बार लड़की हुई,
अच्छा हुआ, मगर अगली बार लड़का होना चाहिए। हमें इस घर का वारिस चाहिए, समझी? जी माँ जी। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। अब शीला की बच्ची 1.5 साल की हो गई थी। तभी शीला फिर से गर्भवती हो जाती है। अब संजय के साथ साथ उसकी माँ भी बेटे की आस लगाकर बैठी थी। हमें इस बार बेटा चाहिए, नहीं हुआ तो हम ये बच्चा गिरा देंगे। नहीं जी, ये हमारा बच्चा है। जो भी होगा हमारा ही तो है ना। हाँ, मगर मुझे बेटा चाहिए। हम इस बार चेक करेंगे। शीला कुछ न कहकर चुपचाप खड़ी रहती है। थोड़े दिनों में शीला को 3 महीने पूरे हो जाते हैं। तभी उसके सोनोग्राफी में संजय डॉक्टर को बोलता है, इस बार डॉक्टर साहब हमें लड़का होगा या लड़की? हम ऐसे नहीं बता सकते, ये कानूनन गुनाह है। संजय उस डॉक्टर को थोड़े पैसे देकर बताने के लिए बोलता है। तभी डॉक्टर साहब बोलते हैं, आपको इस बार बेटी होने वाली है। संजय को अब बहुत गुस्सा आ जाता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था और संजय डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, इसका ऑपरेशन करवा दीजिए, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। ये सब संजय की बातें सुन शीला सुन हो जाती है और मन ही मन घर से बाहर निकाल दिया। शीला रात भर सड़क पर बेटी के साथ अकेले चलती रही। दूसरे दिन अपने पिताजी के घर जाकर शीला उसकी सब कहानी पिताजी को बताती है। तभी शाम रघु से, रघु, मैंने तुम सबसे ये उम्मीद नहीं की थी। तुमने तो मेरी बेटी और तुम्हारी पोती को घर से बाहर निकाल दिया है। तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। ये सब गलती शीला की है, वो हमें पोता नहीं दे सकी और तुम हमें कह रहे हो रखो तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास, हमें नहीं चाहिए। तुम ऐसा कैसा कह सकते हो रघु? मेरे बेटी का जीवन खराब हो जाएगा। तुम्हारे बेटी ने हमें इस घर का कुलदीपक नहीं दिया है। हम कुछ दिनों बाद हमारे बेटे की दूसरी शादी कर देंगे। तुम तुम्हारे बेटी का देख लो। रघु, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी। तुम्हें जो करना है कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर रघु गुस्से से फोन रख देता है। तभी ये सब बातें रमा सुन लेती है और अब ये लोगों ने कुछ नहीं करना चाहिए। आपको उन्हें बताने की क्या जरूरत थी कि हम लोग संजय की दूसरी शादी कर रहे हैं? उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हम संजय के लिए लड़की ढूंढते हैं। हाँ चलो। उधर शाम अपनी बेटी के साथ बात करता है। बेटी, तुम्हारे ससुराल वाले सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो संजय की दूसरी शादी करना चाहते हैं। क्या पिताजी, संजय दूसरी शादी कर रहे हैं? मेरा और मेरी बेटियों का क्या होगा? मुझे लगता है हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। शीला बहुत सोचकर बोलती है, ठीक है पिताजी, हम पुलिस के पास जाएंगे। मैं मेरी बेटियों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दे सकती। हाँ बेटा, हम ऐसा ही करेंगे। चलो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं अभी। शीला अपने बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है और अपनी कंप्लेंट लिखवा देती है। तभी पुलिस उसके ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाते हैं। पुलिस शीला के ससुराल चले जाते हैं। तभी रघु पुलिस वालों से, क्या हुआ है इंस्पेक्टर साहब? आपके खिलाफ आपके बहू ने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। आप सबको थाने चलना होगा। हमने क्या किया है साहब? तभी वहाँ संजय आ जाता है। संजय पुलिस वालों से, सर, वो शीला बहुत झूठ बोलती है। वो हमें बहुत परेशान करती है। हमने उसे कुछ नहीं किया। पुलिस ने उसके एक कान के नीचे लगा दी। तभी हम सच कह रहे हैं सर। पहले पुलिस स्टेशन चलो, बाद में जो बोलना है बोलो। पुलिस संजय और उसके घर वालों को लेकर पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। वहां जाने के बाद संजय, रघु और रमा बहुत घबरा गए थे। संजय को एक थप्पड़ लगते ही संजय ने सब सच उगल दिया। संजय और उसके घर वालों को सजा हुई और शीला को कानूनी तौर पर संजय से नुकसान भरपाई मिली और बच्चियों के लिए उसको हर महीने खर्चा भी देना पड़ा। बाद में शीला कभी भी संजय के साथ नहीं रही, मगर उसने अपनी बेटियों को न्याय दिलवाया और उनकी अच्छी तरह से परवरिश कर रही थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेटा और बेटी में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। बेटा और बेटी समान हैं, उनको समाज में समान सम्मान मिलना चाहिए और हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य का एक ऐसा नियम था कि उस राज्य के लोग मिलकर अपने नए राजा को चुनते थे।
उनके राज्य के शासक के रूप में। लोगों ने चुने हुए राजा को राज्य का कारभार संभालने के लिए 5 साल दिए जाते थे। उन 5 सालों में वह व्यक्ति राज्य का महाराज बनता था और ये 5 साल पूरे हो जाने के बाद उस राजा को नदी के दूसरे किनारे एक घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। ऐसा नियम था। इस साल रामगढ़ में से राजा तो चले गए थे, मगर लोगों को इस बार बहुत बुद्धिशाली राजा उनको उनके राज्य के लिए चाहिए था और इसी की खोज करते करते उनका 1 साल गुजर गया, मगर उन्हें राजा बनने के योग्य कोई बुद्धिमान व्यक्ति मिला ही नहीं। एक दिन राज्य के मंत्री को पड़ोस के ही एक गांव में तेजाराम नाम का बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहता है ऐसा पता चला। तेजाराम बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसकी बुद्धि की सच में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम थी। तेजाराम लोगों की नजर में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। राज्य का मंत्री उस गांव आया और उसने देखा सबकी मुंह पर तेजाराम का ही नाम है। उसका नाम सुनते ही मंत्री मन ही मन सोचने लगा, मुझे एक बार इस तेजाराम से मिलना ही पड़ेगा। इतने लोग बोल रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ तो खास बात है ही उस व्यक्ति में। ऐसा सोचकर मंत्री तेजाराम से मिलने उसके घर चला जाता है। तभी वह देखता है तेजाराम और उसकी पत्नी घर के बाहर बैठकर आंगन में बातें कर रहे हैं। अजी, मैंने सुना है कि लोगों को नए बुद्धिमान राजा की तलाश है। हाँ भाग्यवान, तुमने बिल्कुल सही सुना है। मैंने भी यही सुना है। ऐसी बातें कर ही रहे थे तभी मंत्री वहां आ जाता है और तेजाराम से, जी मैं तेजाराम जी से मिल सकता हूँ? जी कहिए, मैं ही तेजाराम हूँ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी मैं रामगढ़ का मंत्री हूँ। लोगों ने मुझे इस राज्य का नया राजा ढूंढने की जिम्मेदारी दी है। हाँ हुजूर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन इस काम में मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हम सब सोच रहे हैं कि इस राज्य को एक बुद्धिमान राजा की आवश्यकता है और मैंने आपके बुद्धिमानी होने के कई किस्से सुने हैं। इसलिए मैं आपको इस पद पर लोगों की ओर से नियुक्त करना चाहता हूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ मंत्री महोदय। मुझ में राजा बनने के कोई भी गुण नहीं है। ऐसा आपको लगता है महोदय, लेकिन आप में राजा बनने के वो सारे गुण हैं। मंत्री के ऐसा कहने पर तेजाराम सोच में डूब गया और थोड़ी देर बाद मंत्री से कहा, मंत्री महोदय, आप मुझे सोचने के लिए 1 दिन का वक्त दीजिए। मैं अपने परिवार से विचार विमर्श करके आपको बताता हूँ। ठीक है तेजाराम जी, मैं कल आता हूँ आपसे मिलने। आशा करता हूँ आप हमारे नए राजा बनने का प्रस्ताव जरूर स्वीकार करेंगे। मंत्री अपने सिपाहियों के साथ वहां से चला जाता है। तभी सावित्री तेजाराम से, अजी क्या हुआ आपको? आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? इतनी अच्छी संधि आपको मिली है और आप मुंह लटका कर खड़े हो। क्या तुम्हें पता है, राजा के राज्य के 5 साल बाद उसे नदी के दूसरे किनारे के बड़े घने जंगल में छोड़ दिया जाता है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि आज तक के राजाओं का वहां जाकर क्या हाल हुआ है। ना ही उनमें से कोई राजा आज तक वापस आया है। इस राज्य का राजा बनूंगा। जैसा आप ठीक समझे, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। ऐसा कहकर मंत्री और तेजाराम राज्य के राजधानी में चले जाते हैं और वहां जाकर दोनों नदी पार करके उस जगह जाते हैं जहां राजाओं को 5 साल पूरे होने के बाद छोड़ दिया जाता था। वहां जाते ही मंत्री, महाराज यहाँ लाकर ही सभी राजाओं को छोड़ दिया जाता है और किसी की मरने की खबर आते ही उनके घर वालों को बता दिया जाता है। यहाँ आने वाला कोई भी राजा बचकर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ हिंसक पशुओं का वास्तव्य है। हाँ महाराज, आपने सही सोचा। ऐसा कहकर तेजाराम वहां से थोड़ी दूर आगे चलता है तो उसे कंकाल दिखाई देते हैं और वो सोचने लगता है, मैं जो मन में सोच रहा हूँ वही सही है। मैं इस राज्य का राजा बन सकता हूँ और इसका उपाय भी निकाल सकता हूँ। ऐसा मन में सोचकर तेजाराम वहां से मंत्रियों के साथ वापस राज्य में आता है और राज्य में आने के बाद कुछ दिनों में तेजाराम को राजा घोषित कर दिया जाता है। तेजाराम के राजा बनते ही सारे राज्य में शांति प्रस्थापित हो जाती है। तेजाराम अपनी बुद्धिमत्ता की जोर पर हमेशा हर समस्या का समाधान किया करता था। तेजाराम के राजा बनने के बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। तभी राजा सभी मंत्रियों की बैठक बुलाकर उनसे कुछ योजनाओं पर बात करता है। मैंने आप सभी को यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्य से बुलाया है और इसकी जिम्मेदारी तुम सभी मंत्रियों को लेनी होगी। हमारे नगर में जंगली जानवर बहुत आते हैं, इसलिए नगर के पास का घना जंगल तोड़ दिया जाए और ये काम तुरंत शुरू हो जाना चाहिए। जी महाराज, आपके इस आदेश का जरूर पालन होगा। ऐसा कहते ही मंत्री राजा का आदेश मानते हुए नगर के पास का जंगल तोड़ने का काम पूरा कर देते हैं। कुछ दिन बाद राजा वहाँ बड़ी बड़ी सड़कें बना देते हैं। सड़क बन जाने के बाद उस जंगल के पास नए नए ऊंचे मकान और महल बांधने का काम किया जाता है। 2 साल में वह काम भी पूरा हो जाता है। अब उस राज्य में बहुत सारे लोग रहने के लिए आ जाते हैं। उस नगर में बहुत सारे लोग रहने आने के कारण वहाँ सब सुख सुविधाएं उपलब्ध की गई। वहाँ खाने का सामान, रहने का सामान तथा वहाँ आने जाने के लिए घोड़ा गाड़ी का भी इस्तेमाल होने लगा। राजा ने अगले साल वहाँ एक पानी का बड़ा तालाब बना लिया, जिसका पानी साल भर लोगों को मिल सके। अब एक दिन मंत्री महाराज से, महाराज अब आपको 1 साल में यहाँ से जाना होगा, फिर से हमें एक नया राजा ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये हमारे राज्य की प्रथा है और इसे कोई नहीं बदल सकता।
और मैं भी अभी जाने के लिए बेताब हूँ। महाराज एक बात पूछूं? हर राजा यहाँ से जाता है तो बहुत मायूस हो जाते हैं, और आप ऐसे पहले राजा हो जो कार्यकाल खत्म होने से पहले ही आपको वहां जाने की उत्सुकता है। ऐसा क्यों महाराज? मैंने बहुत सोचकर ये निर्णय लिया है। अब मैं शांति से 5 साल बाद अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। समय आने पर आपको सब पता चलेगा। ऐसा कहकर महाराज वहां से चले जाते हैं। तभी महारानी सावित्री ये सब बातें सुन लेती है और महाराज सावित्री के पास जाकर, महारानी आप बड़ी चिंता में लग रही है। महाराज, अब हमारे 5 साल पूरे होने को है। अब आपको इस राज्य के नियम के तहत जंगल में जाना होगा, और आप जाने के बाद हम क्या करेंगे? आप इतना मत सोचिए, मैं वहाँ सुरक्षित रहूंगा और आप भी मेरे साथ आने वाली है वहाँ। सच में महाराज? हाँ, मगर वक्त आने पर आपको सब पता चलेगा। ऐसा कहकर महाराज चुप हो जाते हैं। दिन बीत जाते हैं। अब 1 साल कैसे बीत जाता है किसी को पता भी नहीं चलता। अब महाराज को जंगल छोड़ने का समय आ जाता है। ये सब देखकर प्रजा बहुत दुखी थी। महाराज आप मत जाइए, आपको भी वहाँ के जंगली जानवर बाकी राजाओं की तरह मार डालेंगे। मैं यहाँ के नियमों के अनुसार यहाँ सिर्फ 5 साल तक राजा था, और अब मुझे उस जंगल में जाना ही पड़ेगा। हमें नया राजा नहीं चाहिए। मैंने इन 5 सालों में बहुत सोच समझकर निर्णय लिए हैं। वहाँ के पेड़ काटकर वहाँ बड़े बड़े रास्ते बनाए हैं, और वहाँ बहुत बड़े बड़े घर बनवाए हैं। अब वहाँ कोई जंगली पशु नहीं आता, और वो जगह इतनी निसर्गरम्य है कि अब वहाँ कोई भी अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकता है। राजा की ये सारी बातें लोग आश्चर्य से सुन रहे थे और उनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहे थे। अब राजा भी उस पुराने जंगल में चला जाता है, मगर अब उस जंगल का नया रूप लोगों को देखने को मिलता है। वह सारे लोग मन ही मन सोच रहे थे, हमारा राजा कितनी दूरदृष्टि से काम करता है। हमें तो पता ही नहीं चला कि महाराज ने ये सब कब किया। मगर हमारे महाराज की बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। राजा हो तो ऐसा जो दूर की सोचे। महाराज अब नए नगर में चले जाते हैं और वहां जाकर रहने लगते हैं। तभी मंत्री लोगों से, चलो हमें हमारे राज्य में लौट जाना चाहिए। अब हमें नया राजा ढूंढना पड़ेगा, मगर हमारे बुद्धिमान राजा तो हमेशा महाराज तेजाराम ही रहेंगे। हरियाणा नाम के शहर में सूरज नाम का एक नौजवान रहा करता था। उसकी माँ का नाम था शारदा और पिताजी का नाम था शंकर। दोनों का स्वभाव बहुत शांत था, इसलिए उनके घर में हमेशा शांति बनी रहती। सूरज के माँ पिताजी गरीब होने के कारण उनके घर में हमेशा खाने के लाले पड़े रहते। सूरज अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने माँ बाप का खेतों में काम करके हाथ बटा दिया करता था। यही बात उसके माँ और पिताजी को भा जाती थी। अरे बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये काम के चक्कर में मत पड़ो। हाँ माँ, जब मैं नौकरी करने लगूंगा तो ये काम छोड़ दूंगा। अच्छा, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम काम मत करो। हम दोनों है ना, हम संभाल लेंगे। हाँ बेटे, तुम्हारी माँ सही कह रही है। तुम इस काम के झंझट में मत पड़ो। ठीक है पिताजी, आप कह रहे हो तो मैं काम नहीं करूंगा, मगर पढ़ाई हो जाने के बाद तो मैं आपके साथ काम में हाथ बटा सकता हूँ ना? हाँ हाँ बेटा, तुम तुम्हारी पढ़ाई करने के बाद काम कर सकते हो। सूरज पढ़ाई करने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहा था और उसने सेना में भर्ती होने के लिए फॉर्म भर दिया। वहां भी अच्छे मार्क्स मिलते उसका सिलेक्शन हो गया और अब वो मैदानी तैयारी के लिए लग गया। उसी तैयारी के साथ साथ वो अपने माँ और पिताजी की मदद कर ही दिया करता था, जिस वजह से उसके माँ पिताजी बहुत खुश थे। 1 महीना बहुत मेहनत करने के बाद आखिरकार उसका आर्मी में सिलेक्शन हो ही गया। अब वो देश के रक्षण के लिए सीमा पर जाने के लिए तैयारी में जुट गया। ये सब देखकर उसके माँ और पिताजी की आंखें भर आई। उसकी माँ रोने लगी। उनका बेटा जल्द ही घर छोड़कर जाएगा, इस बात से वो बहुत दुखी थे। सूरज, अभी तुम्हें इतनी जल्दी जाना पड़ेगा? हाँ माँ, जाना तो पड़ेगा। तुम ये रोना बंद करो। बेटा, अब तुम चले गए कि 1 साल बाद लौट कर आओगे, और मैं कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे बिना? माँ, पहले देश की सेवा और बाद में घर आता है। मुझे अपने देश के लिए कुछ करके दिखाना है, इसीलिए मैंने ये सेवा चुनी है। हाँ, तू ठीक कह रहा है। काम तो काम होता है। तुम जाओ बेटा, मैं अब नहीं रोऊंगी, मगर अपना ख्याल रखना। हमारे देश की सेवा सबसे पहले आती है। हाँ माँ, मैं आता हूँ। ऐसा कहकर सूरज अपने माँ के पैर छूता है और पिताजी को गले लगाकर वहाँ से निकल पड़ता है। सूरज देश की सीमा पर उसके ऑफिस में पहुँच गया। बहुत कम समय में ही उसने अपने काम में बहुत तरक्की की। ये देखकर उसके सीनियर अफसर भी बहुत खुश थे और उसकी तरक्की देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। ऐसे ही एक दिन सूरज की माँ मंदिर में गई। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। वो देश की रक्षा करेगा और आप उसकी रक्षा करना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई।
कुछ ही दिनों बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था। शारदा ने अपने बेटे सूरज के लिए दिवाली के बहुत सारे पकवान बना के रखे थे। उसने सूरज को फोन किया। क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं माँ, अपनी ड्यूटी पर हूँ। तुम कैसी हो? तुम्हारे हाथ के खाने की बहुत याद आती है। मैं अच्छी हूँ बेटा, यहाँ आने के बाद भर पेट खिलाऊंगी। तुम वहाँ ठीक हो ना? हाँ माँ, अपना और पिताजी का ख्याल रखना। मैं रखता हूँ। हाँ बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर शारदा ने फोन रख दिया। मगर उसका बेटा इस साल दिवाली के समय घर नहीं आएगा, इस बात का उसे बहुत दुख था। उसने बहुत सारी चीजें गरीबों में दान कर दी और उस साल की दिवाली खुद भी अच्छे से नहीं मनाई। सूरज ने भी अपनी दिवाली अपने दोस्तों के साथ ही मनाई, बॉर्डर पर अपने देश की सेवा करके। 24 घंटे सीमा पर तैनात रह के सूरज और उसके साथी देश की रक्षा कर रहे थे। एक दिन अचानक बॉर्डर पर आतंकवादियों का हमला हो गया। इस बात की किसी को भनक भी नहीं थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आतंकवादी सीमा पर हमला करेंगे। मेरे देश के जवानों, हमारे बॉर्डर पर आतंकवादियों का हमला हुआ है। हमें अभी के अभी तैयार होकर हमला करना है। आप सब तैयार हो? यस सर, हम तैयार हैं। सभी जवान तुरंत सीमा पर जाने के लिए तैयार हो गए। वहां जाते ही आतंकवादियों ने उन पर गोलियों की बरसात कर दी। जवानों ने उनका डटकर सामना किया। वो आतंकवादी देश की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें रोकना बहुत जरूरी था। सूरज के मन में एक कल्पना आई और उसने अपने सीनियर साथी कैप्टन आशीष से कहा, सर, हमें आगे जाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे साथियों को और ज्यादा जख्मी कर देंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो, चलो हम आगे निकलते हैं। हाँ सर। ऐसा कहकर सूरज और आशीष सबके आगे निकल पड़े। अब सूरज आतंकवादियों के बीचों बीच फंस गया, फिर भी उसने हार नहीं मानी। अपनी शूरता के चलते उसने बहुत सारे आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन उसका समय भी आ गया। आतंकवादियों ने उसके शरीर में गोलियां मारकर उसका शरीर छन्नी छन्नी कर दिया और सूरज ने वही अपने प्राण त्याग दिए। वो देश के लिए शहीद हो गया। हमारे जवानों ने आतंकवादियों का खात्मा कर दिया, लेकिन सूरज के साथ साथ हमें भी कुछ जवान गंवाने पड़े। देश मेरे वतन मेरे, मेरी आन है तू। देश मेरे वतन मेरे, मेरी शान है तू। वतन के लिए जीना हमें, वतन के लिए मरना हमें। ए वतन तेरे कदमों पर सर अपना हम चढ़ा जाएंगे। देश मेरे वतन मेरे, मेरी आन है तू। देश मेरे वतन मेरे, मेरा अभिमान है तू। सूरज के शहादत की खबर उसके माता पिताजी तक गई। वो सुनकर उसकी माँ को बहुत बड़ा धक्का लगा और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उसके पिताजी भी जैसे टूट ही गए। उनके बुढ़ापे का सहारा चला गया था। दोनों भी फूट फूट कर रो रहे थे। उनका जवान बेटा शहीद हो गया था, जिसका उन्हें दुख तो था, मगर अपने बेटे पर बहुत फक्र था, क्योंकि वो हमारे देश के लिए शहीद हो गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे देश के जवानों के प्रति हमेशा आदर और सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि वो है, इसीलिए हम सुरक्षित रहते हैं।